हेलो फुल्का पार्टी। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का 4th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? मैंने लास्ट टॉपिक में आपको हीट ट्रांसफर में 3 टॉपिक्स पढ़वाए थे। इन द सॉलिड, हीट, कंडक्शन, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन होता है। और अभी लास्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेडिएशन बेटा। ओके, तो रेडिएशन में बेसिकली क्या होगा बेटा? तो रेडिएशन का मैंने जो कंसेप्ट आपको बेटा करवाया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिएशन मतलब क्या? तो रेडिएशन में बेसिकली क्या होगा कि लाइक दिस कंडीशन, हमारे पास कोई सपोज यहाँ पे सन है, वो हम लोगों को हीट दे रहा है। क्लियर? हम लोग अर्थ पे हैं, तो बीच में कोई स्पेस भी नहीं है, मतलब वहां पे कोई मीडियम भी नहीं है, फिर भी हम लोगों को हीट मिल रही है। दैट मीन्स काफी सारे रेडिएशन ऐसे भी हैं कि जहां पे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं बेटा। तो रेडिएशन जो होता है ना, वो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। एक तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है, और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होगा। क्लियर? इस सभी के ऊपर बेटा डिपेंड होगा रेडिएशन। क्लियर? तो बेटा हम लोग आज थोड़ा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं रेडिएशन के रिलेटेड। क्लियर? और बढ़िया मजा आएगा आपको। तो रेडिएशन के बारे में हम लोग आज जो पोर्शन करने वाले हैं, क्लियर? तो बेसिकली आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि हमारे पास एक मेणबत्ती है, मोमबत्ती, राइट? उसके अंदर आप लोगों ने बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के शेड देखे होंगे। सबको मालूम होगा ये। यहां पे जो कलर्स के शेड होंगे वो कुछ अलग तरीके से होंगे। लाइक दिस कंडीशन बेटा, डिफरेंट कलर होंगे इसके अंदर, राइट? डिफरेंट कलर होंगे। तो उसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? आप लोगों को भी पता है अंदर का टेम्परेचर और आउटर का टेम्परेचर। अंदर का टेम्परेचर कम होता है, आउटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए आपको कलर भी क्या दिखाई देते हैं? डिफरेंट दिखाई देते हैं। यही बात है रेडिएशन में देखने की। तो रेडिएशन का सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया था वो था बेटा ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोला मैंने बेटा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब क्या? सबसे पहले तो आपको यह समझना है। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल कालो पदार्थ जिन्हें कहिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग, इन लोगों ने देखा कि रेडिएशन क्यों हो रहा है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है। पहले एमिशन जो था, आप लोग जो स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हो ना, वही स्पेक्ट्रा पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह माना जाता था। बाद में आप लोग बोलते हो कि ये पूरा स्पेक्ट्रा है, जिसके अंदर लाइमन, बामर, पासवान, हाइड्रोजन के अंदर हम लोगों को सीरीज मिली। क्लियर? इसके अंदर एटम्स है, न्यूक्लियस है, वहां पे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट ऑसिलेट करता है, इसलिए हम लोगों को कुछ ना कुछ रेडिएशन मिलता है। वो बात हम लोग अभी पढ़ाई करते हैं, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ोगे बेटा। तो यही बात समझनी थी कि सबसे पहले उन लोगों ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे समझाया कि सपोज हमारे पास कोई एक एटम है, राइट? उस एटम के अंदर हम लोग एनर्जी को इंसिडेंट करते हैं। यहां पे एक होल क्रिएट हुआ, तो वो जो एनर्जी थी यहां से रिफ्लेक्ट होगी, वापिस अंदर आएगी, वापिस यहां पे आए। सपोज आपने एनर्जी इंसिडेंट की और उस मॉलिक्यूल्स ने, उस एटम्स ने, उस ऑब्जेक्ट ने पूरी की पूरी एनर्जी को स्टोर कर लिया, उसके अंदर स्टोर हो गई एनर्जी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बेटा बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
संपूर्ण कालो पदार्थ बेटा। मतलब हमारी इंसिडेंट एनर्जी और एब्जॉर्ब एनर्जी बोथ आर इक्वल। जितनी एनर्जी को आप इंसिडेंट करोगे उतनी ही एब्जॉर्ब कर लेगी ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ब्लैक बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी बोलेंगे। बट होता क्या है, ऑलवेज 100% तो पॉसिबल ही नहीं है, बट हमारी एनर्जी काफी सारी बाहर भी निकल जाएगी। आपको पता है ब्लैक शैम्प्लूट जो है वो 98% है दीवानी में। सिल्वर जो है वो 2% ही एब्जॉर्ब कर देती है, बाकी सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है। बाकी सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है। अब बारी आती है रेडिएशन की। ये तो मैंने बताया ब्लैक बॉडी। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि उन लोगों ने कंसेप्ट को कैसे सोचा कि उसके अंदर पहले से एनर्जी है, अब बाहर से इसके अंदर टेम्परेचर देंगे तो ये एनर्जी रेडिएट होके बाहर निकलेगी बेटा। ये एनर्जी रेडिएट होके बाहर निकलेगी। यार ये एनर्जी रेडिएट होके बाहर निकलेगी, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम दिया। मतलब एक कवच के अंदर एनर्जी स्टोर है और बाहर से टेम्परेचर दिया तो उसके अंदर से रेडिएशन हुआ। दैट मींस इज नोन एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसको माना जाता है? ध्यान, पता है आपको? नहीं पता है क्योंकि अभी आप छोटे हो बेटा। सन को माना जाता है। किसको माना जाता है? सन को माना जाता है। बिकॉज ऑफ सन सारी टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, सारी फ्रीक्वेंसी को एमिट कर रहा है, तो मतलब उसने एक टाइम सबको एब्जॉर्ब किया होगा। और अभी उसका जो 6000 केल्विन टेम्परेचर है, 580 से 6000 केल्विन जो टेम्परेचर है उसका, उस टेम्परेचर से वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है बेटा। क्लियर? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? नॉट रेडिएशन, इट्स अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड हुआ बेटा। किरचॉफ ने इसको थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग एनर्जी को इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट एनर्जी, और वो एब्जॉर्ब करता है। तो आपकी इंसिडेंट एनर्जी इज द इनपुट, आउटपुट इज द एब्जॉर्ब एनर्जी। मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी is called absorptivity. सिंबल है ए। परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है ना ध्यान, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, उसके अंदर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? जितनी इंसिडेंट करोगे उतनी एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब 100% हुआ, मतलब उसके लिए A1 होता है बेटा। क्या होता है? 1 होता है। अब इस ब्लैक बॉडी के अंदर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में कितना रेडिएशन हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद टेम्परेचर दिया, एनर्जी रेडिएट हुई, तो कितनी एनर्जी रेडिएट हुई? दिस इज द रेडिएशन एनर्जी। इज नोन एज अ इंटेंसिटी। कोई इसको पावर भी बोलता है, स्पेक्ट्रम पावर। हम लोग इंटेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी बोलेंगे। मतलब हम लोगों ने एनर्जी दी और उसने रेडिएट की, तो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी रेडिएट हुई। ये ऐसा क्यों कराया? क्योंकि हम ये सन है, तो सन से जो एनर्जी रेडिएट होकर अर्थ पे आती है, तो हम लोग नजदीक देखो तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, हमारे पास आती है तब उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी? इट्स अ स्पेक्ट्रम पावर। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, जूल पर सेकेंड, इट्स अ वॉट पर मीटर स्क्वायर, इट्स अ वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब स्पेक्ट्रम पावर जो है ये
मतलब जो पावर है, रेडिएशन पावर जो है, इंटेंसिटी जो है, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी होगी, क्योंकि सन के अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए स्पेक्ट्रम पावर डिफरेंट होता है। मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए उसकी जो एनर्जी होगी, राइट, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जब भी आप इंटीग्रेशन कर दोगे, यानी कि टोटल लगा दोगे, तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टोटल एनर्जी मिलेगी। तो रेडिएशन एनर्जी जो है बेटा, रेडिएशन एनर्जी अपॉन ब्लैक बॉडी रेडिएशन of any object radiation energy of any object to the radiation energy of black body, इन दोनों का कंपेयर करवाओ बेटा। ये जो कंसेप्ट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एमिसिविटी। क्या बोलेंगे? एमिसिविटी। मतलब किसी ने 90% रेडिएट किया, तो ब्लैक बॉडी तो 100% है ना हमारे लिए, तो एमिसिविटी हुई 9, राइट, 0.9 सॉरी। मतलब एमिसिविटी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए 1 होगा। मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ए भी 1 था, एब्जॉर्बिविटी भी 1 थी और एमिसिविटी भी 1 हुई। मतलब ए इज इक्वल टू बेटा ई हुआ, मतलब ए इज इक्वल टू ई हुआ। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया बेटा। अब मैं जो आपको पढ़ाने चाहता हूं उसका थोड़ा मीनिंग समझना। ये थी छोटी छोटी डेफिनेशन, समझने के लिए इसको आप रिवाइज करके वापिस पढ़ लो तो भी समझ में आ जाएगा बेटा। बट अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है बेटा, एक ए और दूसरा बी। ए को मैंने पॉलिश किया हुआ है, बी को मैंने, चलो फिर से, ए को मैंने ये पूरा ब्लैक बनाया है, मतलब सरफेस पे ऊपर ब्लैक कलर लगा। ब्लैक बॉडी का मीनिंग ऐसे मत समझना बेटा कि उसका कलर ब्लैक है, इसको ब्लैक बॉडी नहीं बोला जाता है, इसको मैंने पॉलिश किया हुआ है, राइट। अब मैं यहां पे इसके ऊपर एनर्जी को इंसिडेंट करवाता हूं, और बी के ऊपर भी मैंने इंसिडेंट करवाया बेटा। दोनों साइड मैंने एनर्जी को इंसिडेंट करवाया, समझ लेना बेटा। अब थोड़ा पॉइंट को समझो तो बेटा क्या होगा। ए को मैंने ब्लैक कलर से कलर किया, यानी कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, बी पॉलिश किया हुआ है, क्लियर। होगा क्या बेटा, ए जो है ना 100% एनर्जी को मैं इंसिडेंट कर रहा हूं, तो 80% को एब्जॉर्ब कर रहा है और 20% रिफ्लेक्ट करेगा। बी जो है पॉलिश किया गया है, तो वो 80% रिफ्लेक्ट करेगा, 20% एब्जॉर्ब करेगा। तो एमिशन किस में ज्यादा होगा? एमिशन की बात कर रहा हूं, ए या बी? बेटा बी में होगा, ऐसा आपके माइंड में होगा, बट वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। सादी भाषाમાં થોડું ગુજરાતીમાં કહું તો બેટા એ ઉર્જાનો, એની ઉપર ઉર્જા આપાત કરી તો એ ઉર્જાને શું કરી છે? એબ્ઝોર્બ કરી બેટા, શોષે। અને બી જે છે પરાવર્તન કરે છે। પરાવર્તન मतलब એમિટર नहीं, પરાવર્તક, उत्सर्जक ની વાત કરું છું।
सारो उत्सर्जन कोण करशे? એ જ કરશે. मतलब જે સારો શોષક છે એ સારો उत्सर्जक છે. मतलब जो गुड एमिटर एब्जॉर्ब कर रहा है वही गुड एमिटर बनेगा. यही किरचॉफ ने बताया. जो गुड एब्जॉर्ब करेगा वही गुड एमिट करेगा. जो कम एब्जॉर्ब करेगा वो गुड रिफ्लेक्ट करेगा. राइट. तो ये रिफ्लेक्शन, एमिशन और एब्जॉर्ब, शोषण, परावर्तन और उत्सर्जन, ये तीनों डिफरेंट थिंग्स में आप समझ लेना बेटा. तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और आपको थोड़ा बढ़िया मजा भी आएगा बेटा. ओके, सही बात है. तो ये बात थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया. अब विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? विन ने यही बताया. सन का जो सरफेस के हिसाब से उन लोगों ने बताया कि सन के अंदर से अलग अलग कलर क्यों निकलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ क्यों निकलती है. उसके अंदर टेम्परेचर के हिसाब से ये चेंज होता है. कोई रोड होता है उसको गर्म करना तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर मिलेगा. थोड़े कलर्स, उसके बाद थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी. मतलब अलग कलर जनरेट होने को लगेगा. रेड देन व्हाइट करके ऐसे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स बनते जाएंगे. तो विन ने यही बताया कि ऑलवेज जो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है. मैक्सिमम वेवलेंथ इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर एलिमिनेट करोगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा, उसको बोला जाएगा विन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 2.3 × 10⁻³ मीटर इनटू केल्विन, या 2.9 सॉरी, नियर अबाउट 3 जितनी ले सकते हो आप. क्लियर? ये स्टीफन बोल्स विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ है. तो आप एक चीज याद रख लो, टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ का रिलेशन आपको मिल गया. यानी कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा. तो आपको दो वेवलेंथ दी जाएगी, दो टेम्परेचर दिया जाएगा. रेडिएशन, ये याद रखो रेडिएशन के लिए. तो आप λ1/λ2 इट्स T2/T1, मुझे आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सपोज सन में से कोई वेवलेंथ मिल रही है और सन का टेम्परेचर फाइंड करना है, अर्थ का टेम्परेचर आपको पता है, मतलब हमारा टेम्परेचर, तो आप किसी भी चीज का टेम्परेचर दो वेवलेंथ से फाइंड कर सकते हो. बाद में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. क्या था बेटा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ? आपको भी पता है कि ये जो इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? याद है ना? कौन सा टॉपिक? रेडिएशन होना या निकलने की इंटेंसिटी जो होती है, जो हम लोगों ने स्कैटरिंग में पढ़ा था, λ4. अभी लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T4. तो बेटा ये जो आई हम लोगों ने पढ़ा है, प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करोगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा. इट्स नोन एज सिग्मा. ई फॉर एमिसिविटी. सिग्मा इज अ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 5.67 × 10⁻11 वॉट. इसका यूनिट क्या था? वॉट पर मीटर स्क्वायर. और Kelvin/4, क्योंकि एमिसिविटी का और एब्जॉर्बिविटी का यूनिट नहीं होगा. क्लियर? तो यही इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. I इज इक्वल टू एनर्जी एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम था, तो सिग्मा E T4. तो एनर्जी का इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? 80 सिग्मा E T4. ये एनर्जी का इक्वेशन बना. मतलब फिर से दोनों इक्वेशन को मैं लिख देता हूं. सिग्मा E T4 और एनर्जी का इक्वेशन बना 80 सिग्मा E T4. तो बेटा यहां पे आप देख सकते हो आई का जो रिलेशन है ना टेम्परेचर के साथ, तो ये कंसेप्ट आपको एग्जाम में बहुत काम लगेगा. दूसरी बात, एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, वो एक चीज याद रखना, वो मत भूलना प्लीज बेटा.
रेडिएशन एनर्जी है ना, उसको मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, रेडिएशन एनर्जी, राइट। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड T⁴, यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R² एंड T⁴। तो बेटा आपको इतना समझ में आ गया E1/E2, तो यहां पे मिलेगा रिलेशन R1/R2 होल स्क्वायर और रिलेशन मिलेगा बेटा T1/T2 होल रेज़ टू 4। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी समझ में आ जाएगी, आपको भी समझ में आ जाएगी, क्लियर। क्योंकि अब एमसीक्यू सोल्व करना आपके हाथ में इजीली है। दो की रेडियस दे रखी है, दो स्फीयर का टेम्परेचर दे रखा है, दोनों की एनर्जी का रेशियो फाइंड करो, मिल जाएगा, क्लियर। ये फॉर्मूला भी हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। आपको एमिसिविटी फाइंड करनी है तो सिग्मा को मेन बना दो, वही सॉरी ई को मेन बना दो, तो आपको एमिसिविटी मिल जाएगी। कहीं पे भी ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। इसको फॉर्मूला को थोड़ा डिटेल समझो बेटा, हो जाएगा, आराम से काम हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोग कंटेंट को आगे बढ़ाए, तो कभी कभार रेडिएशन डिफरेंट टेम्परेचर से भी होगा। आपको पता है चाय का कप जो गर्म होता है ना, बाहर ठंडा है एटमॉस्फेयर, तो अपने आप रेडिएशन होता है और चाय अपने आप ठंडी पड़ जाती है। तो वहां पे हम लोग फ्लो रेट यूज करेंगे dQ/dt। तो dQ/dt यूज करने से पहले बेटा तो ये T डिवाइड हो गया ना, तो क्या बन गया AT, T तो डिवाइड हो गया, यहां पे T डिवाइड होगा, तो A सिग्मा E, ये बचा, दो टेम्परेचर आएंगे T⁴, TS⁴। तो ये चीज बेटा याद रखना कि जहां टेम्परेचर डिफरेंस से रेडिएशन होता है, टेम्परेचर डिफरेंस से कंडक्शन तो पढ़ा था हम लोगों ने, -K dt/dx, वो वाला टॉपिक नहीं बोल रहा हूं, ये दूसरा टॉपिक है। चाय का कप तो स्पेशल याद रखो, उसमें ये फॉर्मूला यूज करोगे, इजीली काम हो जाएगा आपका, ओके बेटा। तो इससे भी आपको यहां पे भी डिक्रीजिंग रेट मिलता है, देखो यहां dq = mc∆t, तो यहां पे mc∆t अपॉन dt, A सिग्मा E, ऑलवेज डिक्रीजिंग टेम्परेचर की, चाय क्योंकि ठंडी पड़ेगी तो माइनस साइन आएगी, तो dt/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁴। यहां पे साइन माइनस होगी, वो तो आपको भी मालूम है, क्योंकि डिक्रीजिंग वाली बात कर रहा हूं, बट ये रेडिएशन की बात कर रहा हूं, और ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने बताया था। हाँ, न्यूटन्स कूलिंग लॉ अलग है बेटा। न्यूटन्स कूलिंग लॉ क्या था बेटा, याद करते हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ। क्या था कि डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर is directly proportional to the, it's directly proportional to the temperature of object and difference between the temperature of object and surrounding temperature। ओ बेटा इसी को तो समझना था। इसका फॉर्मूला है ना बेटा, थोड़ा याद रखने के लिए, माइनस को यहां पे साइन बना दूं ना, तो दो टेम्परेचर आपको भी पता है, यहां से T1 से T2, तो आप dt का मीनिंग क्या करोगे, T2 - T1 करोगे ना। तो इसको क्या करना है बेटा, न्यूटन्स कूलिंग लॉ में ये dt, T2 - T1 मत लेना, T1 - T2 ले लेना, नेगेटिव साइन हट जाएगी, डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पे जो भी टाइम दिया वो टाइम ले लो, क्लियर, जो भी टाइम दिया वो टाइम ले लेना, इज इक्वल टू K, व्हाट इज द T, एवरेज टेम्परेचर, T1 + T2/2 - Ts। ये सबसे इजी और आसान रास्ता है फाइंड करने के। इसका एग्जाम्पल आपको पता है, कैसे सोल्व करना है वो भी आपको बेटा पता है, ओके। ध्याना बेटा, यहां पे आना, देखो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन मिला ना, dt/dt, बुक आप तो इज इक्वल टू -K T - Ts। इसका मैं थोड़ा इंटीग्रेशन करूं, T - Ts, तो थोड़ा क्या होगा, देखिए बोथ साइड इंटीग्रेशन लोगे तो इसका होगा ln, यानी कि log -KT प्लस कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट और log के बेस में ही आएगा, क्लियर। तो y = mx + c, मतलब
इसका ग्राफ में ड्रॉ करूं ln t माइनस टी एस वर्सेस टाइम का, नेगेटिव स्लोप है इसलिए ऐसा आएगा। क्लियर, ये चीज याद रखना। और दूसरा, हाँ ये बहुत बार है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, यानी कि पहले टेम्परेचर T1 है तो ये ग्राफ ऐसा आएगा क्योंकि वो डिक्रीजिंग रेट होगा। T4, बीच में T2 भी आया, T3 भी आया। तो ये एक्सप्लेन कैसे करना है? सपोज हमारे पास कोई ग्लास है पानी भरा हुआ, क्लियर, जिसके अंदर सपोज अभी 40 डिग्री गर्म किया हम लोगों ने, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो पहले डिफरेंस है 30 डिग्री का, तो ये है ना जल्दी होगा 30 डिग्री, मतलब एनर्जी रेडिएशन जल्दी होगा, ये टाइम T1 है, बाद में वो 30 डिग्री पे आएगा, तो अब टेम्परेचर डिफरेंस 20 हुआ, तो अब टाइम ज्यादा लगेगा बेटा, पहले टाइम कम लगेगा क्योंकि पहले टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था, अब टेम्परेचर और डिफरेंस कम हुआ इसलिए 20 डिग्री, 20 डिग्री से 10 डिग्री पे जाने के लिए और टाइम लेगा बेटा। क्लियर, तो बेसिकली मैं इसके एक आध दो सम करवाता हूं न्यूटन्स कूलिंग लॉ के, क्योंकि वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, 2 मिनट देना, मैं एक डेटा ले लेता हूं, क्लियर, जिससे आपको भी मजा आए। क्लियर, और ये जो पोर्शन था सेकेंड का वो मैंने आपको बेटा इजीली करवाया। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि एक बॉडी कूल हो रही है 60 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट, तो नेक्स्ट 10 मिनट में उसका टेम्परेचर कितना होगा? तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा ना, क्या था, dt बाई dt, उस फॉर्मूला को लर्न करो बेटा, dt बाई dt माइनस के t माइनस टी एस, इसका जनरल फॉर्मूला क्या, t1 माइनस t2 बाई टी माइनस के प्लस हो गया के t1 प्लस t2 बाई 2 माइनस टी एस। ध्यान, दरवाजों बंद कर देना बेटा, दरवाजों बंद कर दे बेटा। 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 के t1 प्लस t2, 60 प्लस 40 100 बाई 2 माइनस टी एस, राइट। ऐसे दूसरा कंसेप्ट यूज करोगे 40 माइनस टी बाई 10 के 40 प्लस टी बाई 2 माइनस टी एस, और सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री दिया था, सॉरी मैंने डेटा में, तो यहाँ पे भी 10 डिग्री रख दो, यहाँ पे भी 10 डिग्री रख दो, आपको भी पता है यहाँ से k मिलेगा आपको, उस k की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, अपने आप t मिल जाएगा। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो हम लोग इस तरीके से इस इक्वेशन को इजीली बेटा सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं तो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती है। क्लियर, अभी भी मैंने बोला तो इसके अंदर जो एमसीक्यूज है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, ब्लैक बॉडी रिलेटेड होंगे। बाकी ये जो कंसेप्ट है ना, अभी भी दूसरी बार रिवाइज कर रहा हूं, एक ये कंसेप्ट, हाँ इसमें b बाई टी याद रखना, b की वैल्यू 2.3 यानी कि 3 क्रॉस 10⁻³ -3 मीटर इंटू कैल्विन, नॉट अ मिली कैल्विन, नॉट अ मिली कैल्विन, ओके, ये याद रखना। दूसरा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T⁻⁴, और रेडिएशन एनर्जी R² T⁻⁴, फॉर्मूला तो बहुत याद है, सबको मालूम है, 80 सिग्मा ई T⁻⁴, ये जल्दी याद है, 80 सिग्मा ई T⁻⁴, ओके बेटा। और अभी हम लोगों ने जो न्यूटन्स कूलिंग लॉ पढ़ा उसका जनरल जल्दी से, T1 माइनस T2 अपॉन टाइम माइनस के, नॉट अ माइनस, इट्स अ T1 प्लस T2 बाई 2। ग्राफ का देख लेना, दोनों ग्राफ कैसे आते हैं, ओके, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था बेटा, छोटा सा कंसेप्ट है, क्लियर, इसमें से एक एमसीक्यू बन सकता है, एग्जाम में काफी बार आया है, तो आप प्लीज इनको सोल्व करो, थोड़ा वीडियो रिवाइज करो, अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, मेरा नेक्स्ट जो वीडियोस है वो कौन से रिलेटेड, मतलब 5th नंबर का वीडियोस
about energy, conservation of energy due to the difference state or also change in temperature. मतलब हम लोग हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक्स हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके रिलेटेड बात करेंगे और आपको भी बहुत मजा आएगा बेटा. ओके, और आइडियल गैस इक्वेशन वहां पे उस टॉपिक के अभी हम लोग जा रहे हैं. क्लियर? और कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री का एक एमसीक्यू जेडब्ल्यू में बहुत बार आता है, नीट में भी और जेडब्ल्यू में. कैलोरीमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ये थर्मोडायनेमिक्स को सिंपल मत समझना, 3 क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं हम लोग. ओके, तो सपोज किसी वीडियोस को कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे आप कमेंट भेजो, या तो मेरा नंबर है आपके पास, उसे व्हाट्सएप से भेज दो, या तो आप इसके रिलेटेड एमसीक्यू सोल्व कर रहे होंगे. आई होप. ओके बेटा, बाय बाय. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ध्यान रखना, वेट करना. ध्यान कहां रखेंगे सर, वेट करेंगे.